नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल है 12 फरवरी दोस्तों, और पूरे भारत भर में एक दिन का स्ट्राइक होने जा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से, और उनके साथ जितने भी एसोसिएटेड जितने भी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भारत भर में स्ट्राइक किया जा रहा है। इसमें प्रमुख मांगे हैं दोस्तों, जिन मांगों में से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी एक प्रमुख मांगे, 50% डीएडीआर को मर्ज करने का भी मांगे, 20% अंतरिम राहत का भी मांगे, 8वें पे कमीशन के टीओआर को बदलने की भी मांग है दोस्तों, साथ ही साथ कम्यूटेशन की अवधि को कम करने की भी मांग है। इसको लेकर के बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, आपको धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन अब कुछ राज्यों में या कुछ प्रदेशों में अपने आप ही लागू हो जाएगा। जी हां, वहां 8वां पे कमीशन बनाने की भी शायद जरूरत ना पड़े। इसके बारे में एक लेटर जारी हुआ है सरकार की तरफ से, वो भी आगे दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ऑप्शन का चुनाव आपके लिए कितना जरूरी है। सही ऑप्शन अगर नहीं चुनेंगे तो आपका पेमेंट भी नुकसान में रहेगा, पेंशन भी नुकसान में रहेगा। इसको लेकर के 8वें पे कमीशन में भी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया है, जिसका आगे आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ कंपेयर करके समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ, जैसे आप सबको पता है, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर इनकम टैक्स में जो बदलाव किया गया है, अब उसको लेकर के सवाल खड़ा किया गया है शशि थरूर जी द्वारा संसद के अंदर। ऐसा ही हूबहू लगभग 6 साल पहले हुआ था, जिसको विपक्ष के सांसद द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार को बदलना पड़ गया था। अब की बार भी हूबहू वही मुद्दा संसद में उठ चुका है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप भी जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी आप जैसे देख पा रहे हैं, 12 फरवरी 2026 को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का भारत भर में विरोध। प्रमुख मांगे क्या हैं? 50% डीए को मर्ज करना, 20% अंतरिम राहत देना, कोरोना काल का 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का भुगतान करना, और इसके साथ साथ और भी मांगे हैं। कुल 22 मांगे हैं। चलिए, जो मांग पत्र कैबिनेट सेक्रेटरी को सौंपा गया था उसका कॉपी देखते हैं दोस्तों। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 23 जनवरी 2026 को ही भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को सौंप दिया गया है। और कैबिनेट सेक्रेटरी को यह जानकारी उसी समय दे दी गई थी कि 12 फरवरी 2026 को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स और उनके साथ जितने भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वो पूरे मिलकर के एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिन का पूरे देश भर में स्ट्राइक कर रहे हैं। इसको लेकर के उनके पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके के मांगे भी हैं। कुल मिलाकर के 22 मांगे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण मांग अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मॉडिफाइड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को मॉडिफाई करना। दूसरा मांग अगर आप देखेंगे तो 50% डीएडीआर को इमीडिएटली मर्ज करना, और उसके साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से 20% पे और पेंशन में अंतरिम राहत दे देना, इंटरिम रिलीफ दे देना, क्योंकि पे कमीशन को लागू होने में देरी होगी तो उससे पहले ही अंतरिम राहत दिया जाए, ऐसी मांग है। साथ ही साथ एनपीएस यूपीएस को हटा करके दोस्तों ओपीएस को लागू करना। इसके साथ ही साथ इन मांगों में से ये 5 नंबर का जो मांग आप देख पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मांग है। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, जी हाँ, रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 18 months of DADR frozen during COVID pandemic to employees and pensioners, restoration of commuted part of pension after 11 years instead of 15 years। तो इस तरीके से दोस्तों ये मांग जो है पार्ट ए वाले मांग है। इससे जुड़े हुए और भी मांगे हैं, जो सिविल के कर्मचारियों से जुड़े हुए, वर्कर से जुड़े हुए मांगे हैं, और पार्ट बी में भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण मांगे आप देख पा रहे हैं। अब इन्हीं मांगों को लेकर के 12 फरवरी 2026 यानी कि कल को देश भर में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड उनके एसोसिएटेड जो जितने भी एफिलिएटेड जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भारत भर में एक दिन का स्ट्राइक किया जा रहा है दोस्तों। तो कल का दिन अहम होने वाला है, कल का दिन बड़ा दिन है। देखते हैं कल क्या होता है। जैसे ही उसके बारे में अपडेट आएगा मैं आपके सामने लेके जरूर आऊंगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, देखें कितना महत्वपूर्ण है सही ऑप्शन का चुनाव करना।
8वें वेतन आयोग में आर्मी ने उठाया है ये मुद्दा। जी हां दोस्तों, सही ऑप्शन का अगर आप चुनाव ना करें तो आपको पेमेंट में भी घाटा हो सकता है, पेंशन में भी घाटा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन 8वें पे कमीशन में आर्मी हेडक्वार्टर के 8वां पे कमीशन सेल द्वारा इस मुद्दे को प्रपोजल बनाया गया है। चलिए एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं और 8वां पे कमीशन का जो प्रपोजल भेजा गया है उसको भी दिखाता हूं। दोस्तों इस लेटर के जरिए आपको पता चलेगा कि क्यों सही ऑप्शन का चुनाव करना बेहद अहम है। या तो फिर जब भी आपका प्रमोशन हो जाए या पे कमीशन लागू हो जाए, एमएसपी लागू हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन लेना होता है। 6 फरवरी 2026 को पीएओआर ने पेंशनर को यह जानकारी दी है कि कैसे उनको एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो गया। यहां पूरा डिटेल्स देख पा रहे हैं। जब पेंशनर ने दूसरे एक पेंशनर के साथ अपना केस कंपेयर करके भेजा तो पीएओआर ने उनको जवाब दिया कि उन्होंने समय पर ऑप्शन को ना लेने की वजह से उनका एक इंक्रीमेंट का घाटा हो गया, 6 महीने का नुकसान उनको हो गया, जिस वजह से पूरा एक इंक्रीमेंट का उनको घाटा हो गया। आप यहां पर देखिए, एज यू डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन फिक्सेशन ऑन एमएसपी हवलदार फ्रॉम योर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट दैट इज जुलाई 2016, योर पे वाज फिक्स्ड ऑन डेट ऑफ एमएसपी हवलदार दैट इज 2 फरवरी 2016 with date of next increment 1 जनवरी 2017, therefore you did not get the benefit of increment 1 जुलाई 2016। देखिए ऑप्शन ना लेने की वजह से उनको एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो गया। साथ ही साथ जिनके साथ कंपेयर करके भेजा था उनके बारे में क्या बोला गया पीओआर द्वारा, देखिए एज द डेट ऑफ एमएससीपी हवलदार सो एंड सो, दूसरे पेंशनर का यहाँ पर नाम है 28 जुलाई 2016, दैट इज आफ्टर इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2016, देयरफॉर नायक पंकज कुमार got the benefit of annual increment 1 जुलाई 2016 and the pay fixed on the date of MSCP हवलदार that is 28 जुलाई 2016 with date of next increment 1 जुलाई 2017। Therefore नायक पंकज कुमार got the benefit of annual increment 6 months earlier than you। यानी कि अगर ये जो पेंशनर हैं जिन्होंने अपना केस प्रोसेस किया था, ये भी अगर सही ऑप्शन चुनते तो इनको भी एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलता। नायक दीप राज हैं वो, तो इनको भी मिलता। लेकिन ऐसे में कई सारे कोर्ट के जजमेंट हैं, अगर पेंशनर अपना सही ऑप्शन ना चुने तो उनको पीएओआर रिकॉर्ड ऑफिस या पीसीडीए का काम है कि उनको सही ऑप्शन के हिसाब से फायदा दिया जाए। और ऐसे जजमेंट्स हैं, कोर्ट केस करने के बाद पेंशनर ने केस जीते हैं। और लेकिन अब की बार दोस्तों 8वें पे कमीशन में आर्मी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर भी एक प्रपोजल भेजा गया जो अहम प्रपोजल है। चलिए जो प्रपोजल भेजा गया उसको दिखाता हूं ताकि ऑप्शन एक्सरसाइज ना करने पर भी पेंशनर्स या कर्मचारियों को घाटा ना हो। दोस्तों ये सामने आप आर्मी हेडक्वार्टर के पे कमीशन सेल ने, 8वें पे कमीशन सेल ने जो प्रपोजल भेजा था उनमें से एक प्रपोजल आप देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक फिक्सेशन ऑफ मोस्ट बेनिफिशियरी पे ऑप्शन ऑन प्रमोशन। यानी कि ये ऑलरेडी आर्मी हेडक्वार्टर को पता है कि ये एनोमली है, बहुत सारे पेंशनर्स को, बहुत सारे कर्मचारियों को सही ऑप्शन ना लेने की वजह से घाटा हुआ है। तो उसी का यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड, उसी का डिस्क्रिप्शन देते हुए ये मांग की गई है, ये प्रपोजल रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन शुड बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय पीएओआर पीसीडीएओ, स्टेपिंग अप प्रोविजन इन केस एनोमलीज एग्जिस्ट फ्रॉम प्रीवियस पे कमीशन। यानी कि जितने भी पुराने ऐसे केसेस हैं उनको जो है स्टेपिंग अप करके उनको भी फायदा दिया जाए और आने वाले समय में 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसे ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जाए जो पेंशनर या कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। ऐसा प्रपोजल 8वें पे कमीशन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर का पे कमीशन सेल ने भेजा हुआ है। दोस्तों ये ऑप्शन चुनाव करना बहुत अहम मुद्दा है। अगर ऑटोमेटिकली ऑप्शन लागू करने का सिस्टम शुरू कर दिया जाए, जो भी फायदेमंद ऑप्शन है वो अगर पेंशनर्स कर्मचारियों को दे दिया जाए और पुराने जितने भी ऐसे केसेस हैं सभी केसेस को जिस तरीके से प्रपोजल में भी बोला गया है अगर उनको भी सॉल्व करके उनमें भी पेंशनर्स को फायदा दिया जाए तो बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स जरूर निकलेंगे जिनको पेंशन में फायदा मिल सकता है। दोस्तों चलिए अब अगली जानकारी, दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने के सरकार के फैसले पर संसद में शशि थरूर जी ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों 2019 में लगभग यही कहानी एक हुई थी। जी हां 2019 में भी भारत सरकार ने जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का फैसला लिया था, जिस फैसले के बाद संसद में हंगामा हुआ था। और उस फैसले के बाद दोस्तों 210 नंबर सर्कुलर पीसीडीए ने भी जारी किया था। ये सामने आप सर्कुलर देखिए, 210 सर्कुलर जो कि 20 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। और इस सर्कुलर को 24 जून 2019 के वित्त मंत्रालय के एक सर्कुलर के बेस पर जारी किया गया था। लेकिन जैसे ही यह सर्कुलर जारी हुआ
और डिसेबिलिटी पेंशनर के ऊपर जब टैक्स लगाने की बात आई तो संसद के अंदर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा 6 साल पहले उठाया था। उसका वीडियो क्लिप आप सुन लीजिए पहले, उस समय में किस तरीके से मुद्दा उठाया गया था। सर, बात यह है कि अभी एक सर्कुलर जारी किया गया है सीबीडीटी से तरफ से, ये 24 जून 2019 में एक सर्कुलर जारी किया है जो निशक्त हमारे फौजे हैं, वो जो उनके ऊपर जो पेंशन मिलने वाले थे, वो पेंशन के ऊपर कर लगाए जा रहे हैं, मतलब टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये निशक्त हमारे फौजों के ऊपर, जो लोग जो निशक्त फौजों ने काम करने के बाद जब जोखिम उठाते उठाते कभी वो खुद जख्मी हो जाते हैं तो नौकरी छोड़ के सुपर एनुएशन जिनको कहते हैं, वो सुपर एनुएशन के जरिए वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा पेंशन मिलेगी। अभी ये सरकार, जिस सरकार ने फौजों की नाम बार बार कहते हुए चुनाव लड़े थे, वो सरकार आज ये जो हमारे जो निशक्त फौजी हैं उनके ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। अब जैसे ही दोस्तों ये मुद्दा संसद में उठाया गया, उस समय में उस फैसले को बदल दिया गया था। उस फैसले को बदल करके दोबारा से 211 नंबर सर्कुलर निकालना पड़ा सरकार को, पीसीडीए को। ये सामने 211 नंबर सर्कुलर आप देख पा रहे हैं, 3 मार्च 2020 का। इस सर्कुलर के जरिए जैसे थे स्थिति कर दी गई थी जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तब तक के लिए। लेकिन अब की बार भारत सरकार ने 2026-27 के बजट में फिर से वही काम किया है। ये सामने आप 2026-27 का बजट का डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगने वाला पोर्शन देख पा रहे हैं। यहां वही बताया गया है कि जो इनवैलिड आउट हैं उनको छोड़कर बाकी डिसेबिलिटी पेंशनर के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अब इस मुद्दे को भी संसद के अंदर शशि थरूर जी जो कांग्रेस के ही सांसद हैं, उन्होंने अब की बार भी एक दिन पहले ही उठा दिया है। अब उन्होंने जो स्पीच दिया है संसद में उसको भी सुन लीजिए। More disturbing still is the withdrawal of income tax exemption on disability pensions for defense personnel. This move weakens social protection for disabled veterans who've risked their lives for our country and draws an indefensible line between service-related disabilities and abdication of the state's moral duty to those who have made such sacrifices for the nation. तो आप सबने देखा दोस्तों, जो फैसला सरकार ने लिया है, अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पहले भी ऐसा बदलाव किया गया है, अब की बार भी सारे के सारे डिसेबिलिटी पेंशनर को टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे में रखा जाए। यहां बहुत सारे सवाल करते हैं कि जेसीओ जवान जो होते हैं वो तो टैक्स के दायरे में आएंगे ही नहीं, तो उनको इस फैसले का क्या फायदा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो भी जेसीओ जवान रिटायर्ड हैं, मान लीजिए नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, वो अगर कोई कारोबार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं और उसके बाबत अगर उनको मान लीजिए सालाना 10-11 लाख 9 लाख रुपए तक का अगर उनका इनकम है, तो वो जो डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिल रहा है वो इनकम भी जुड़ जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड तो एक ही है। तो दोनों जब इनकम जुड़ जाएंगे तो वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इस चीज को समझिएगा। इसीलिए ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि इसकी वजह से जेसीओ जवानों को फायदा नहीं होगा, उनको भी फायदा होगा। जो पेंशन के अलावा बाकी भी कमाई करते हैं उनके लिए ये एक अहम मुद्दा है दोस्तों। तो सरकार को दोबारा से गुजारिश है कि इस फैसले को सरकार बदले और सभी के सभी डिसेबिलिटी पेंशनर को टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे के अंदर रखे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खबर, सेंट्रल का 8वां वेतन आयोग तय होते ही इनको भी उसी के आधार पर 8वां वेतन आयोग मिलना तय दिख रहा है। नियुक्ति शुरू कर दी है सरकार ने। जी हां दोस्तों, जैसे ही केंद्र का 8वां वेतन आयोग तय हो जाएगा, रिकमेंडेशन पारित हो जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी होंगे, उनको शायद 8वां पे कमीशन उसी रिकमेंडेशन के बेस पर मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया है, नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया गया है। और अपॉइंट इसलिए किया गया है कि 8वां पे कमीशन जैसे ही केंद्र का लागू हो जाएगा, उनके जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी उसको लागू कराया जा सके। इसलिए नोडल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। चलिए जो आदेश का कॉपी आया है उसको देखते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश से एक चीज पता चलता है कि जितने भी केंद्र शासित अंचल हैं उनमें जैसे ही केंद्र का 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके बाद उनको भी उसी के तर्ज पर, उसी 8वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर 8वां पे कमीशन का फायदा मिल जाएगा। क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि नॉमिनेशन होना शुरू हो गए हैं अधिकारियों का।
अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उनमें 8वां पे कमीशन लागू होते ही उसी के कोऑर्डिनेशन पर 8वां पे कमीशन को लागू कर दिया जाएगा, जिस पर जम्मू कश्मीर की तरफ से ये आदेश आप देख पा रहे हैं। इट इज हियर बाय ऑर्डर्ड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट shall be the union territory level nodal officer for coordinating and liaising with the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India in connection with the implementation of recommendations of the 8th Pay Commission। यानी कि देखिए 8वां पे कमीशन को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से एक नोडल ऑफिसर जो है नियुक्त कर दिया गया है। इसी तरीके से आने वाले समय में खूब संभव ये दिख रहा है कि बाकी जितने भी केंद्र शासित अंचल हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें इसी तरीके से 8वां पे कमीशन, केंद्र वाला 8वां पे कमीशन के बेस पर ही 8वां पे कमीशन का फायदा उन केंद्र शासित अंचलों में भी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी उनके कर्मचारी और पेंशनर्स को मिल जाएगा नोडल ऑफिसर के जरिए। दोस्तों अब ये तो केंद्र शासित प्रदेश की बात है, हो सकता है कोई राज्य भी इसी तरीके से केंद्र के तर्ज पर ही 8वां पे कमीशन अपने राज्य के कर्मचारियों को दे दे। आने वाला वो तो समय बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।